दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद यूनिक किस्म की तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि भाई मैं ये क्या देख रहा था, क्योंकि मूवी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर खत्म होती है उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और यही वजह है कि मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मूवीज भी हमारे दिमाग के लिए जरूरी होती हैं। खैर, इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक अपार्टमेंट में सूर्या नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसकी बीवी का नाम होता है शांति। अब फिलहाल हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स टेरेस पर बैठकर थोड़ा बहुत चिल कर रहे होते हैं। असल में ये वीकेंड का टाइम होता है, इसीलिए कुछ लोग अंताक्षरी खेलने लगते हैं तो कुछ लोग गेसिंग गेम खेलने लगते हैं। इस बीच उस अपार्टमेंट के नीचे से एक कांस्टेबल पेट्रोलिंग करते हुए वहां से गुजर रहा होता है, और तभी उसे ऊपर से इन लोगों की तेज आवाजें सुनाई देती है। इसलिए अब वो फौरन ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी इसकी बीवी का फोन आ जाता है, जिस वजह से ये उससे बात करते हुए सीढ़ियों पर थोड़ा सा फिसल जाता है और इसको छोटी सी चोट भी लग जाती है। फिर चोट लगने की वजह से ये ऊपर नहीं जाता और वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है। लेकिन अब ऊपर से आ रही आवाजें क्लियर हो जाती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये लोग आपस में चिल कर रहे हैं। इसलिए अब वो ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे जाने लगता है। पर तभी उस गली के पास से एक एसआई गुजरते हुए उन आवाजों को सुन लेता है, जिसके बाद वो उस कांस्टेबल से पूछता है कि क्या तुमने उन लोगों को वार्न किया, क्योंकि उनके शोर शराबे की वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिस पर कांस्टेबल कहता है, अरे सर, ऊपर काफी सारे बच्चे और लेडीज हैं, वीकेंड की वजह से थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, इनसे क्या कहूँ। तो एसआई उससे कहता है, नहीं, अभी दोबारा ऊपर जाकर उन लोगों को वार्न करो और कहो कि ये शोर फौरन बंद करें। खैर, अब वो कांस्टेबल जैसे तैसे ऊपर जाकर उन लोगों से कहता है कि तुम सभी पढ़े लिखे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि इतनी रात को शोर नहीं करना चाहिए, इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तभी शांति उससे पूछती है, सर क्या हुआ, किसी ने कोई कंप्लेंट की है क्या? तो कांस्टेबल पूछता है, क्यों, कंप्लेंट मिलने पर ही तुम चुप बैठोगे क्या? तभी एक दूसरा बंदा कहता है, अरे सर प्लीज आप चले जाइए, अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, बस ये बच्चे हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं। तभी शांति कहती है, अरे हम लोग अपने घर में चिल कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है, अब हमारे घर में हमें कैसे रहना है ये भी ये लोग बताएंगे। तो कांस्टेबल ये सुनकर उससे कहता है, अच्छा अब तुम लोग पुलिस वालों से सवाल करने लगे। सुनो, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की नींद की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी नींद खराब नहीं कर रहे। खैर, अब इन्हीं बातों के बीच में वो एसआई भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि काफी देर होने पर भी कांस्टेबल वापस नीचे नहीं गया था। अब सूर्या उससे कहता है कि सर देखिए, आपका ये कांस्टेबल एक लेडी से मिसबिहेव कर रहा है। तभी वो एसआई सूर्या की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उल्टा वहाँ मौजूद लोगों से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो और तुम क्या काम करते हो? तभी शांति उससे पूछती है कि सर आप हमसे ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं, आखिर बात क्या है? तभी एसआई कहता है, तुम सारे लोग पुलिस स्टेशन पर आकर साइन करो कि ये हल्ला और शोर शराबा रिपीट नहीं होगा। जिस पर सूर्या कहता है कि सर ये क्या बात हुई, हम लोग हमारे घर में एंजॉय कर रहे हैं, क्या हमारा घर में रहना भी आप लोग डिसाइड करेंगे? तो कांस्टेबल कहता है, देखा सर, आजकल पब्लिक में पुलिस का डर नहीं रहा, इन्हें हमारी हर बात फालतू लगती है। तभी शांति गुस्से में कहती है, क्या आप लोगों ने हमसे रिस्पेक्ट से बात की? इस बीच सूर्या भी अपनी आवाज उठाता है कि वर्दी पहनकर आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, इसीलिए पहले पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करना है वो सीखिए, क्योंकि आप दोनों बेवजह हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह देखते ही देखते वहाँ बहुत हंगामा होने लगता है और सूर्या उनसे कहता है कि अगर आप लोग हमें अपनी वर्दी की पावर दिखाएंगे तो मैं भी आपको अपनी पावर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी भी कई लॉयर्स और यहाँ तक कि एमएलए से भी पहचान है। अब सूर्या की ऐसी बातें सुनने के बाद वो एसआई और कांस्टेबल चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और आगे कोई बहस नहीं करते। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद ये लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग भी इस सब से अपसेट हो चुका था। खैर, अब सूर्या की बात करें तो उसकी और शांति की लव मैरिज हुई थी और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है। साथ ही सूर्या एक जिम ट्रेनर का काम करता है। हालांकि शांति ने अपने माँ बाप को ठुकराकर सूर्या से शादी की थी, जिस वजह से उसने पिछले 7 सालों से अपने माँ बाप को नहीं देखा था। खैर, अब उसी वक्त एक रिलेटिव सूर्या को फोन करके उसे उसके घर के बाहर बुलाता है, और जब सूर्या वहाँ पहुँचता है तो वो सूर्या से कहता है कि जीजा, मैं तुमको एक जबरदस्त खुशखबरी देने वाला हूँ। वो कहता है कि कल दीदी के पेरेंट्स आ रहे हैं, इसलिए तुम तैयार रहना। अब यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि शांति के पेरेंट्स के आने की खबर वैसे तो सूर्या के पास कई बार आई थी, लेकिन आज तक वो उसके घर पर नहीं आए थे, इसलिए उसके मन में डाउट होता है कि शायद वो इस बार भी ना आए।
इसलिए जब ये बंदा सूर्या को ये बात बताने लगता है तो सूर्या उससे कहता है कि तुम ये बात शांति को मत बताओ, क्योंकि अगर हर बार की तरह वो इस बार भी नहीं आए तो शांति फिर से डिसअपॉइंट हो जाएगी। लेकिन वो बंदा कहता है, अरे नहीं जीजा, कल दीदी के माँ बाप पक्का आने वाले हैं, इसलिए तैयारी कर लो, क्योंकि सुबह मैं ही उन्हें रेलवे स्टेशन से पिक करने जा रहा हूँ। तो इस तरह अब सूर्या वापस आने के बाद घर के अंदर आकर यही सोचने लगता है कि क्या सच में शांति के माँ बाप यहाँ आने वाले हैं। जो भी हो, लेकिन सूर्या फौरन अब शंकर नाम के आदमी के पास जाता है जो उसी अपार्टमेंट में रहता था और कुछ देर पहले इनके साथ छत पर भी मौजूद था। तो अब सूर्या शंकर और उसकी बीवी से यही कहता है कि दरअसल कल शांति और उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक कुक को बुलाकर कुछ खाना वाना बनवा दें। हालांकि ये काम मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन इससे शांति को पता चल जाएगा और अगर वो लोग नहीं आए और मैंने तैयारी कर ली तो शांति को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इसलिए अगर वो आएंगे तो हम उनको अच्छे से दावत देंगे, लेकिन अगर वो नहीं आए तो हम कॉलोनी वाले ही उसे खा लेंगे और शांति को ऐसे ही पार्टी का बोलकर उसे भी खिला देंगे। अब ये सुनकर शंकर कहता है, अरे सूर्या, इसमें फॉर्मेलिटीज की क्या बात है। इस तरह शंकर फौरन एक कुक को फोन करके उसे अपने घर पर खाना बनाने के लिए बुला लेता है, जिस पर वो कुक कहता है कि मैं सुबह 3 बजे तक आ जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे दूसरी जगह भी जाना है। फिर हम देखते हैं कि वो एसआई उसी कॉलोनी में खड़ा होता है। आज जो कुछ भी हुआ उससे उसका ईगो हर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो उन कॉलोनी वालों से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। इसके बाद सुबह 3 बजे आखिरकार कुक शंकर के घर पर आकर सारे पकवान बनाने लगता है और उसी वक्त सूर्या भी शंकर के घर आकर सारे पकवान चेक करता है। इसी बीच वो शंकर और उस कुक को बहुत ही थैंक यू बोलता है। इसके बाद जब सूर्या नीचे आने लगता है तो एक पेपर बॉय सूर्या को देखकर हेलो करने लगता है और पेपर डालते ही उससे पूछता है कि भैया, क्या कल आपकी कॉलोनी में कोई झगड़ा हुआ था। तो ये सुनकर सूर्या पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि कल रात इन लोगों का उस पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था। और फिर वो उस लड़के से पूछता है, क्यों, क्या हुआ। तो लड़का कहता है, अरे कुछ नहीं भैया, कुछ पुलिस वाले हमारे ओनर को फोन करके इस कॉलोनी की डिटेल्स पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब सूर्या उससे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अरे नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई और बात होगी, तुम अपना इतना दिमाग मत लगाओ। तो इस तरह वो पेपर बॉय वहाँ से चला जाता है। खैर, जब सूर्या वापस अपने घर पर आता है तो शांति सुबह सुबह नहा रही होती है, जिसे देखकर सूर्या को लगता है कि कहीं उसे सब कुछ पता न चल गया हो। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह नहा क्यों रही हो। तो शांति उसे बताती है कि अशोक ने मुझे फोन किया था, रुको मैं अभी बाहर आकर तुमसे बात करूंगी। ये सुनकर अब सूर्या फौरन अशोक को फोन करता है, जो वही लड़का था जिसने सूर्या को बताया था कि शांति के पेरेंट्स आने वाले हैं। अब वो अशोक से पूछता है कि तुमने शांति से क्या कहा। तो अशोक कहता है, अरे जीजा, टेंशन मत लो, मैंने शांति दीदी को कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने तो बस यही कहा कि सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोगों को एक मंदिर जाना है। तभी अचानक सूर्या देखता है कि उसके घर के बाहर एक ऑटो खड़ा है और उसमें एक बूढ़ा कपल मौजूद है। साथ ही वो नोटिस करता है कि वो ऑटो वाला आदमी उस कपल से झगड़ा कर रहा होता है। वो चिल्लाता है, अरे आप लोग अभी के अभी मेरे ऑटो से उतरो, एक तो एड्रेस पता नहीं और ऊपर से मुझे यहाँ तक ले आए। ये देखकर अब सूर्या उस ऑटो वाले को समझाने लगता है कि यार इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो, वो दोनों बुजुर्ग हैं, उन पर क्यों चिल्ला रहे हो। तभी ऑटो वाला कहता है, अरे तुम कौन हो, हमारे बीच में मत आओ, ये हमारा मामला है, सुबह सुबह दिमाग गर्म मत करो। इस तरह अब बातों ही बातों में सूर्या उस ऑटो वाले को हल्के से धक्का दे देता है, जिससे वो थोड़ा गिर जाता है। लेकिन तभी सूर्या उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, अरे भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से लग गया। तो इस पर वो ऑटो वाला कहता है, तुमने मुझे धक्का दिया, अब तुम नहीं बचोगे बेटा, मेरे पास सिटी में 70 ऑटो हैं, मैं कोई आम ऑटो वाला नहीं हूँ। लेकिन सूर्या वापस उसे सॉरी बोलने लगता है, पर फिर भी वो ऑटो वाला सूर्या को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या की बेटी को बहुत बुरा सपना आता है, जिस वजह से वो नींद में चिल्लाने लगती है, मेरी माँ को कुछ मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। अब ये सुनकर सूर्या फौरन अपनी बेटी के पास आकर उसे जगाने लगता है और जब उसकी बेटी जागती है तो वो अपना ख्वाब भूल चुकी होती है, जैसा कि अक्सर बच्चों के साथ होता है। फिर सूर्या उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम बैड ड्रीम्स को याद नहीं करते, भूल जाओ। अब उसी वक्त शांति बाथरूम से बाहर आती है, जो अपनी बेटी से कहती है, फटाफट नहा लो बेटा, हमें मंदिर जाना है। इसके बाद वो सूर्या से कहती है, तुम दुकान पर जाकर कुछ सामान ले आओ, पूजा में जरूरत पड़ेगी। इस तरह अब सूर्या के जाने पर उसकी बेटी भी उसके साथ चल देती है, ताकि उसे भी कुछ चॉकलेट्स मिल जाएं। फिर जब सूर्या उस शॉप से सामान खरीदने लगता है, तभी वो दुकान वाला उससे पूछता है, अरे सूर्या, क्या तुम्हारे कंपाउंड में या एरिया में कोई घर खाली है, किसी को रेंट पर चाहिए।
इसके बाद सूर्या के पूछने पर वो दुकानदार बताता है कि असल में कल आधी रात को पुलिस वालों ने मुझे फोन करके तुम्हारी कॉलोनी के बारे में पूछा। शायद उनमें से ही किसी को घर चाहिए था। अब ये सुनकर सूर्या वापस से डर जाता है और उस दुकान वाले को कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि एक्चुअली कल रात हमारी कॉलोनी वाले थोड़ा चिल कर रहे थे और तभी एक पुलिस वाला हमारे पास आकर थोड़ा बदतमीजी से पेश आया था, जिस पर वो दुकान वाला कहता है, अरे यार, पुलिस वालों से झगड़ा क्यों किया? ये लोग बेकार आदमी होते हैं, इनसे लड़ना बेकार है। इनकी बातों को तो बस चुपचाप सुन लो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। तभी वो सूर्या से पूछता है कि वैसे क्या तुम उस पुलिस वाले का नाम जानते हो? तो सूर्या कहता है, नाम तो नहीं जानता भाई। क्यों? तो दुकान वाला पूछता है, ठीक है, क्या तुम उसकी उम्र बता सकते हो? दिखने में कैसा था? हाइट कितनी थी? रंग कैसा था? तो अब सूर्या उसको अपने हिसाब से उस पुलिस वाले का हुलिया बताने लगता है। तभी वो दुकान वाला अपने फोन में उस एसआई की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या कल रात यही तुम्हारे पास आया था? तो सूर्या कहता है, हाँ भाई, यही आया था। लेकिन तुम्हें इसका फोटो कैसे मिला? तो दुकान वाला कहता है, अरे ये एसआई नहीं बल्कि सीआई है। ये बहुत ही साइको किस्म का बंदा है और तुमने इससे ही झगड़ा कर लिया। इस तरह वो उसे सलाह देता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना और जहाँ भी ये दिखे तो इससे दूर रहना। अब इसी बीच सूर्या नोटिस करता है कि उसकी बेटी दुकान पर मौजूद नहीं होती, जबकि वो उसके साथ ही आई थी। तभी दुकान वाले को शांति फोन करके सूर्या को फोन देने के लिए कहती है, क्योंकि सूर्या अपना फोन घर पर ही भूल आया था। इसके बाद सूर्या शांति से बात करते समय नोटिस करता है कि वो थोड़ी घबराई सी है, इसलिए अब वो फौरन फोन रखकर अपने घर की तरफ भागता है। फिर घर जाकर वो शांति से अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि क्या वो घर पर आई है? तो शांति कहती है, हाँ, वो घर पर आ गई है। तो सूर्या पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई सी क्यों दिख रही हो? जिस पर शांति सूर्या को घर में एक आदमी की तरफ इशारा करती है जो नीचे फर्श पर पड़ा होता है। अब शांति उससे कहती है कि सूर्या, जब हमारी बेटी घर पर आई तो ये आदमी उसके पीछे पीछे आया और फिर उसके गले की चेन निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त मैं किचन से बाहर आई तो मैंने ये देखकर इस आदमी को फौरन धक्का दे दिया और ये दीवार से टकराकर वहीं गिर पड़ा। फिर वो धीरे से कहती है कि तब से ये आदमी ऐसे ही पड़ा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सूर्या अब घबराते हुए उस आदमी के पास जाकर चेक करता है कि उसको क्या हुआ। शायद वो बेहोश हो गया होगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है और उसकी सांसें नहीं चल रही। अब ये जानने के बाद सूर्या और शांति के होश उड़ जाते हैं। शांति घबराते हुए कहती है, मैंने इसे नहीं मारा सूर्या, मैंने तो बस इसे धक्का दिया था, वो भी तब जब ये हमारी बच्ची की चेन चुरा रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सूर्या शांति से कहता है, देखो शांति, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये काम तुमने नहीं किया, ये काम मैंने किया, इसलिए जब भी कोई पूछे तो उसे यही बताना। फिर वो एक बार और रिपीट करते हुए कहता है कि देखो, मैं दुकान के पास गया, वहाँ से वापस आया, लेकिन मुझसे पहले हमारी बेटी घर पर आई और मैंने देखा कि ये आदमी हमारी बेटी के गले की चेन को खींच रहा था, इसलिए मैंने इसे धक्का दिया और ये मर गया। और ये सब होते वक्त तुम अंदर किचन में थी। तो इस तरह से सूर्या उसे सब समझा देता है और वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन तभी अचानक उस मरे हुए आदमी का फोन बजने लगता है और सूर्या कुछ सोचते हुए उस फोन को लेकर कट करने की बजाय घबराहट में पिक कर लेता है। अब दूसरी तरफ उस आदमी की बीवी होती है जो उससे कहती है कि आप जहाँ भी हो फौरन घर आ जाओ। अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, आप मुझसे बात मत करो तो भी चलेगा। इसके बाद इस आदमी की बेटी भी बात करते हुए कहती है, पापा तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर वापस आ जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। अब इन माँ बेटी की बातों से इन दोनों को पता चलता है कि शायद इन लोगों को पैसों की जरूरत थी और इसीलिए ये आदमी वो चेन चुराने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच दोनों माँ बेटी की बातें सुनने के बाद सूर्या और शांति भी इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी वजह से अनजाने में एक फैमिली उजड़ गई। इस आदमी की भी एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटा सा परिवार है और इस तरह ये दोनों बहुत अफसोस करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो अशोक सूर्या को फोन करता है और उससे कहता है कि जीजा, मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, लेकिन कमबख्त ट्रेन 1 घंटा लेट है, इसलिए 1.5 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। तब तक तुम एक काम करो, दीदी को सरप्राइज दे दो। ये सुनकर अब सूर्या फौरन शांति के पास आता है और उससे कहता है कि शांति, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अब तुम हमारी बच्ची को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ किसी मंदिर में चली जाओ और फिर वापस उन्हीं के घर कोई बहाना बनाकर चली जाओ। मैं तब तक यहाँ पर सब संभाल लूंगा। अब ये सुनने के बाद शांति शॉक हो जाती है कि आखिर उसके पेरेंट्स उसके पास आने के लिए मान कैसे गए। लेकिन फिर उसके मन में चलता है कि इतने सालों बाद मेरे माँ बाप आ रहे हैं, जबकि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मेरी केयरिंग तक नहीं की, मुझसे पूछा भी नहीं और उस वक्त सिर्फ मेरे पति ने ही मेरा साथ दिया। इस तरह वो सूर्या से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जो होगा वो साथ में होगा।
अब उसको पैनिक होता हुआ देखकर सूर्या कहता है कि ठीक है फिलहाल तुम शांत हो जाओ। फिर वो कहता है कि हम पहले पुलिस वालों को बुलाएंगे जैसा हमने प्लान किया था और उनको वही स्टोरी सुनाएंगे कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब एक्सीडेंटली हो गया। तो शांति भी कहती है ठीक है सूर्या, लेकिन तभी अचानक उनके घर की घंटी बजती है जिसे सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अब सूर्या सोचता है कि ये अशोक इतनी जल्दी कैसे आ गया, पर फिर ये दोनों पहले उस डेड बॉडी को किसी कमरे में छुपा देते हैं और फिर दरवाजा खोलने पर सूर्या को पता चलता है कि वो तो वही दुकान वाला आदमी है। असल में सूर्या उस वक्त एकदम से अपने घर भाग आया था, इसलिए वो सूर्या से पूछता है कि क्या हुआ, बेटी घर पर ही है ना? तो सूर्या कहता है कि हाँ मैं बेवजह परेशान हो गया, वो मुझसे पहले ही घर आ गई थी। तभी अचानक वो दुकान वाला सूर्या को एक पर्स देता है और कहता है कि ये पर्स मुझे अभी तुम्हारे घर के गेट के पास मिला था। अब सूर्या जैसे ही उस पर्स को ओपन करता है तो फोटो को देखकर वो समझ जाता है कि ये उसी मरे हुए आदमी का पर्स है। लेकिन फिलहाल वो दुकानदार से कहता है कि पता नहीं ये किसका पर्स है, लेकिन अगर कोई आएगा तो मैं उसे दे दूंगा। तभी वो दुकान वाला उससे पूछता है कि लगता है कि तुम बहुत टेंशन में हो, क्या हुआ सूर्या, कोई प्रॉब्लम है? अब सूर्या उसको सब सच बताने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो दुकानदार कहता है, अरे कल रात पुलिस वालों से जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से परेशान हो क्या? तुम फिक्र मत करो, हमारी कॉलोनी में वरदराज नाम का एक लॉयर रहता है, तुम उससे जाकर मिलो, उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। वो उन पुलिस वालों को ऐसा मजा चखाएगा कि वो पुलिस वाले वापस इस कॉलोनी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तो इस तरह अब थोड़ी देर के बाद सूर्या सीधा उसी लॉयर वरदराज के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले मामले को लेकर नहीं बल्कि इसी मर्डर के मामले में बात करने। पर तभी हमें पता चलता है कि ये लॉयर महाशय असल में बहुत ही मजाकिया किस्म का आदमी है। भाई पता नहीं इसको वकील किसने बना दिया। खैर अब थोड़ा इधर उधर की बातें होने के बाद वरदराज सूर्या से पूछता है, बताओ सूर्या तुम्हारा केस क्या है? तो सूर्या कहता है कि सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड मेरे घर पर है और प्रॉब्लम मुझे नहीं मेरे फ्रेंड को है। वो कहता है अगर आप एक बार मेरे घर पर आओगे तो अच्छा होगा। तो ये सुनकर वरदराज कहता है, सूर्या भाई मेरे जैसे लॉयर्स किसी के घर नहीं जाते, लेकिन तुम मेरी कॉलोनी वाले हो इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, और हाँ ये बात किसी को मत बताना वरना फिर सब मुझे अपने काम के लिए बस घर पर ही बुलाते रहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूर्या वरदराज को मनवाकर अपने घर पर ले जाता है। अब घर में आने के बाद वरदराज उससे कहता है, चलो सूर्या अब तुम्हारे फ्रेंड को भी बुला लो, कहाँ है वो? तो सूर्या कहता है कि सर मेरा फ्रेंड दूसरे कमरे में है। जिस पर वरदराज कहता है, अरे यार तुम्हारा फ्रेंड इतना शर्माता क्यों है, चलो मैं ही दूसरे कमरे में आ जाता हूँ। तो इस तरह से वरदराज दूसरे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ सूर्या उसे वो आदमी दिखाता है। अब उसे देखकर वरदराज कहता है, अरे यार तुम्हारा फ्रेंड तो सो रहा है, उठाओ उसे, जल्दी उठाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सूर्या कहता है, सर ये मेरा फ्रेंड नहीं है बल्कि ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलती से मर चुका है। अब ये सुनकर वरदराज कहता है, तुम भी बहुत बड़े मजाकिया हो, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? बताओ बताओ कैमरा कहाँ पर है? लेकिन जब वरदराज को असल में पता लग जाता है कि ये बंदा सच में मर चुका है तो वो एकदम से वहाँ से भागने लगता है और सूर्या से कहता है कि घर में लाश को रखकर मुझे फंसाने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। पर तभी सूर्या उसे रोकते हुए कहता है कि सर प्लीज आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह वो उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और कहता है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा बल्कि ये बच्ची की चेन खींचने वाला था, तो उसी वक्त मैंने इसे धक्का दिया और ये मर गया। लेकिन तभी अचानक शांति भी बाहर आ जाती है और वरदराज से कहती है कि सर ये कांड सूर्या ने नहीं बल्कि मैंने किया है, ये आदमी असल में मेरे हाथों मारा गया, लेकिन इसे मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अब इन दोनों की बातें सुनकर वरदराज कंफ्यूज होकर रह जाता है, इसलिए वो कहता है, अरे पहले तुम दोनों डिसाइड कर लो कि इस बंदे को किसने मारा है, तुमने या तुमने? तभी शांति रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि सर मैंने इसे अनजाने में मारा, प्लीज सर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। अब वरदराज थोड़ा इमोशन में आकर सोचता है और कहता है, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, हम इस चीज को मैनेज कर लेंगे, पुलिस और वकील का यही तो काम है। इस तरह वो थोड़ी देर बाद उन दोनों से कहता है कि तुम लोग कोर्ट में ये स्टेटमेंट देना कि जब तुम लोग घर के अंदर थे तो एक चोर तुम्हारे घर के अंदर घुस आया और जब वो तुम्हारी बच्ची के गले की चेन छीनकर भागने वाला था तो तुम दोनों ने उसे धक्का दिया और वो इत्तेफाक से मर गया। फिर वो कहता है कि अब चलो हम लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर ये स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बाकी मैं देख लूंगा। पर तभी अचानक वो उनको रोकते हुए कहता है कि रुको, पहले हमें एक काम करना होगा, तुम लोग फौरन इस डेड बॉडी को घर से बाहर फेंक दो, उसके बाद ये केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह सूर्या और शांति उस आदमी की डेड बॉडी को उस कमरे से बाहर लाते हैं। फिर वरदराज कहता है, रुको मैं बाहर जाकर तुम लोगों को सिग्नल दूंगा और जब कोई नहीं होगा तब तुम दोनों इस डेड बॉडी को बाहर फेंक देना। तो इस तरह से अब वरदराज बाहर जाकर एक के बाद एक सिग्नल देने लगता है
लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, कोई ना कोई आदमी वहाँ से गुजरने लगता है, जिससे इन्हें बार बार वापस जाना पड़ता है। अब इसी बीच अचानक एक सब्जी बेचने वाली वहाँ से गुजर रही होती है, जिसे देखकर वरदराज उसे जल्दी से वहाँ से निकलने का इशारा करता है। लेकिन वो सब्जी वाली समझती है कि शायद वरदराज उसे सब्जियां खरीदने के लिए बुला रहा है, इसलिए वो फौरन उसकी तरफ चली जाती है। अब उसे देखकर वरदराज कहता है, क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? तो वो सब्जी वाली कहती है कि आपने ही तो मुझे बुलाया है, अब सब्जी खरीदो। लेकिन जब वरदराज उसे मना करने लगता है तो वो सब्जी वाली उससे बहस करने लगती है कि जब तक आप मुझसे सब्जी नहीं खरीदोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब मरता क्या ना करता, बेचारे वरदराज को ना चाहते हुए भी उस सब्जी वाली से सब्जी खरीदनी पड़ती है। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो वो उसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए कहता है, जिसके बाद वो लेडी अपने बेटे को आराम से फोन करती है और उससे नंबर लेकर फिर ऑनलाइन पेमेंट करवा लेती है। लेकिन इस सब में इन लोगों का काफी टाइम गुजर जाता है और वरदराज का पेशेंस अब जवाब दे जाता है, इसलिए वो फौरन घबराते हुए सूर्या के पास आता है और उससे कहता है कि भाई, मुझसे ये सब नहीं होने वाला, इसीलिए तुम लोग एक काम करो, फौरन जाकर पुलिस को ये सब बता दो, या फिर एक काम करो, कहीं मत जाओ, अभी के अभी पुलिस को फोन करके सारी बात बता दो और उन्हें यहाँ बुला लो। अब ये सुनकर सूर्या और शांति घबराने लगते हैं, लेकिन वरदराज उनसे कहता है कि अरे घबरा क्यों रहे हो, ये सब एक हादसा ही तो था ना, कुछ नहीं होगा। और हाँ, फिलहाल मैं यहाँ से चला जाऊंगा और पुलिस के आने के बाद वापस आ जाऊंगा, ताकि इस मैटर को यहीं के यहीं दबाने के लिए उन लोगों पर जोर डाल सकूं। पर तभी ये दोनों दोबारा वरदराज से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, यहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई थी, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा, इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब इन्हीं बातों ही बातों में फिर से सूर्या के घर की घंटी बजती है, जिसे सुनकर वरदराज उन दोनों से कहता है, तुम लोग फौरन इस लाश को कमरे में जाकर छुपा दो, देखते हैं कौन आया है। तो दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि गेट पर वही सीआई होता है, जिसका कल रात अपार्टमेंट की छत पर सूर्या और शांति के साथ झगड़ा हुआ था। ये देखकर अब तीनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ इस वक्त ये क्या कर रहा है। खैर, अब वो सीआई सूर्या से कहता है कि कल रात तुमने मुझसे कंप्लेंट के बारे में पूछा था ना, कि मैं बिना किसी कंप्लेंट के कैसे आ गया, तो अब मैं प्रॉपर कंप्लेंट के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। अब सूर्या वरदराज को पहले ही उस झगड़े के बारे में बता चुका होता है, इसलिए वरदराज सोचता है कि अब इन दोनों के ऊपर एक और प्रॉब्लम आ पड़ी। तभी सीआई सूर्या से कहता है, अरे यार, 2 पुलिस वाले तुम्हारे घर पर आए हैं, क्या तुम उन्हें घर के अंदर इनवाइट भी नहीं करोगे? और इस तरह वो खुद ही अपने आप घर के अंदर आ जाता है और उसके साथ उसका कांस्टेबल भी मौजूद होता है। फिर वो सूर्या से शांति के बारे में पूछता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है, कल रात तो वो कुछ ज्यादा ही रूल्स वगैरह की बात कर रही थी। वो आगे कहता है कि तुमने भी तो कल रात कहा था कि तुम एमएलए और एमपी को भी जानते हो, तो चलो एक काम करो, अभी के अभी किसी एक से फोन करवा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये सुनकर सूर्या उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर, मैंने तो बस ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था ताकि आप लोग जल्दी से चले जाओ, जबकि सच तो यह है कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं बहुत आम बंदा हूँ। अब इसी बीच वो वरदराज सीआई से कहता है कि सर, 7 सालों के बाद आज सूर्या के सास ससुर आ रहे हैं, इसलिए प्लीज आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों अनजान हैं, आप तो होशियार है, गलती को माफ कर दीजिए। तभी सीआई कहता है, अच्छा, वो लोग 7 साल बाद आ रहे हैं, तो फिर मैं भी सूर्या के सास ससुर जी का आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा। इस पर वरदराज कहता है, अरे सर, सास ससुर अगर पुलिस वालों को यहाँ देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आखिर उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो सीआई कहता है, इसमें क्या हुआ, मैं उनसे कह दूंगा कि सूर्या मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए बस ऐसे ही उससे मिलने आ गया। तभी अचानक वो सूर्या की तरफ देखते हुए कहता है, अरे, अभी तक तुम्हारी बीवी बाहर नहीं आई, कहाँ है वो? तो सूर्या इस बात पर चुपचाप खड़ा रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन इतने में सीआई कहता है कि तुम उसे बुलाओगे या फिर मैं अंदर जाकर तुम्हारी बीवी को बाहर ले आऊं। अब अंदर से शांति ये सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए अब वो खुद ही बाहर आ जाती है। अब सीआई शांति से कहता है, कल जो तुमने हमसे कहा था, एक बार जरा दोबारा रिपीट करो। ये सुनकर शांति उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम वो वर्ड्स दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगी। तो आखिर में शांति रोते हुए वही बातें वापस से रिपीट करने लगती है। इसके बाद सूर्या और शांति सीआई को वापस से सॉरी बोलने लगते हैं कि सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी सीआई कहता है, कल तो तुम बहुत बड़ी शेरनी बन रही थी, आज मेरी हर बात मान रही हो, क्या बात है, तुम लोगों ने कोई कांड वांड तो नहीं कर दिया ना? ये सुनकर इन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, लेकिन वरदराज इन्हें इशारा करता है
कि अपने एक्सप्रेशंस को चेंज मत करो वरना उसे शक हो जाएगा। तभी वो सीआई वापस से सूर्या से कहता है, भाई तुम्हारी बीवी को देखकर एक कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है। अब ये सुनकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी चीज से सीआई के सर पर जोरदार वार करके उसका भी खेल खत्म कर देता है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब महज सूर्या का बस इमेजिनेशन था। फिर सीआई अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अरे अरे, लगता है तुम मुझे गलत समझने लगे। मेरा मतलब था कि तुम्हारी बीवी बहुत ही ट्रेडिशनल है, वरना आजकल की लेडी पुलिस से पंगा नहीं लेती। इसी बीच अब वरदराज को लगता है कि आखिर इसी कंप्लेंट की वजह से ये यहाँ पर आया होगा, इसलिए अब वो उस सीआई से उस कंप्लेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वो सीआई वरदराज को एक कंप्लेंट दिखाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रात को सूर्या ने एक ऑटो वाले को हल्के से धक्का दिया था ना, तो उसी ऑटो वाले ने सूर्या के नाम पर एक कंप्लेंट कर दी थी। अब ये देखकर वरदराज कहता है, सर अगर कुछ सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा होगा, और वैसे भी सूर्या को मैं जानता हूँ, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा, ये तो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। तो ये सुनकर सीआई कहता है, अरे यार मैं तो रिश्वत वगैरह लेता नहीं, लेकिन अगर चाहो तो पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 1 लाख रुपए दे दो, उससे हमारे डिपार्टमेंट का काम चल जाएगा। अब इत्तेफाकन उसी वक्त वो शंकर सूर्या के दरवाजे पर आ जाता है, जिसके घर पर उस कुक ने खाना बनाया था। अब सूर्या और शांति तो अंदर रहते हैं, जबकि वरदराज घर का दरवाजा खोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो शंकर को पहले से जानता था, इसलिए वो इशारों से बताता है कि शंकर तुम यहाँ से चले जाओ, मामला कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तभी शंकर वरदराज को कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है। अरे वकील साहब, आपको पता है कल रात हमारे टेरेस पर 2 पुलिस वाले आए थे, लेकिन मैंने उनको वकालत के बड़े बड़े रूल्स बताकर वहाँ से डराकर भगा दिया। अगर आप होते तो आपको भी वो सब देखकर काफी मजा आता। इस तरह अब बातों ही बातों में जब शंकर अंदर आता है तो सीआई को देखकर उसकी हवा निकल जाती है। तभी सीआई उससे कहता है कि बहुत हो गया, कल रात जिन जिन लोगों ने छत पर गेम खेला था फौरन उन सारे लोगों को यहाँ बुलाओ। वो कहता है कि जब तक वो सारे लोग मुझसे सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इस तरह मजबूरी में वहाँ अब अपार्टमेंट के सारे लोग आ जाते हैं, जबकि सूर्या, शांति और वरदराज अभी भी उसी लाश के बारे में सोच रहे होते हैं कि कहीं उसके बारे में किसी को पता ना चल जाए, खासकर इस सीआई को। खैर अब वो सीआई इन सारे लोगों से उठक बैठक करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये सभी लोग उठक बैठक करने लगते हैं और इनमें कुछ बच्चे और यहाँ तक कि एक बूढ़ी आंटी भी मौजूद होती है। अब इसी बीच जब वरदराज उस कंप्लेंट को ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक फेक कंप्लेंट है। इसलिए अब वरदराज सीआई से पूछता है, इस पेपर में एफआईआर नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर ये कैसी कंप्लेंट है? तो सीआई कहता है, अरे लॉयर साहब, आप तो बहुत स्मार्ट निकले, बहुत जल्दी पकड़ लिया। तभी हमें पता चलता है कि जब वो ऑटो वाला वहाँ से वापस जा रहा था तो उसने जाते जाते ऐसे ही उस सीआई से सूर्या की शिकायत कर दी थी कि बिना देखे उसने उसे धक्का मार दिया। तो इसी बात का फायदा उठाकर आज सीआई एक नकली कंप्लेंट लिख लाया ताकि सूर्या से अपना बदला ले सके। खैर अब इसी बीच वो सीआई नोटिस करता है कि यहाँ पर मौजूद एक लड़का अपने फोन में ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, इसलिए जब वो सीआई उस लड़के से फोन मांगता है तो वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने लगते हैं और सीआई को उस तक पहुँचने नहीं देते। तभी वो लड़का उससे कहता है, सर मेरे पास मत आओ, वरना ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख लेना कि आपके साथ क्या होगा। अब इस चेजिंग के दौरान सीआई और वो लड़का उस रूम में चले जाते हैं जहां वो लाश होती है, लेकिन तभी शॉकिंगली भागने के चक्कर में वो सीआई सीधा उस लाश के ऊपर जाकर गिर जाता है और जैसे ही वो उस पर गिरता है वैसे ही वो आदमी होश में आकर एकदम से चिल्लाकर उठता है और वहां से सीधा भाग जाता है। फिर उसे जिंदा देखकर सूर्या, शांति और वरदराज बहुत खुश होते हैं कि चलो बाल बाल बचे। लेकिन तभी दूसरी तरफ सीआई उस लड़के से वो फोन हासिल कर लेता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो लड़का पहले से ही उस वीडियो को अपने फ्रेंड को भेज चुका था, यानी उसका सबूत अब उसके दोस्त के पास सेफ था, जिसे ये लोग जब चाहे तब यूज कर सकते थे। अब ये जानने के बाद वरदराज भी अकड़ में आ जाता है और कहता है कि हाँ बेटा सीआई, चलो अब मेरे पीए बन जाओ और सभी को सॉरी बोलकर दिखाओ। इस तरह अब ये सारे लोग मिलकर सीआई और कांस्टेबल से उठक बैठक करवाने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम कभी भी आम पब्लिक को तकलीफ नहीं देंगे और ना ही कभी उन्हें बेवजह डिस्टर्ब करेंगे। और यहाँ पर ये ड्रामा चल ही रहा था कि इतने में शांति के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सीआई कहता है कि ठीक है सूर्या, जब भी चक्कर लगे तो मेरे घर भी हो आना, अंकल आंटी तो आ ही गए। और इस तरह वो उनके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है।
यानी वो यही प्रिटेंड करता है कि वो उसका दोस्त है। और फिर आखिर में शांति अपने माता पिता को देखकर इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।